have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in... हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ प्रथम परीक्षा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इट इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रारंभ बैच। सो लेट्स स्टार्ट दिस बैच विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले किन किन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या चीज़ के ऊपर? मैकेनिक्स के ऊपर। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर थर्मोडाइनमिक्स एंड देन आफ्टर ऑप्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस से, है ना, कि साइंस बेसिकली क्या है। तो साइंस बेसिकली क्या है? साइंस जो है डिटेल्ड स्टडी ऑफ व्हाट? नेचुरल वर्ल्ड के अंदर जितने भी सब्सटेंस हैं उनकी डिटेल्ड स्टडी को अपन क्या कहते हैं? बेसिकली साइंस कहते हैं। ठीक है, साइंस के बेसिकली दो ब्रांच है। साइंस के कितने ब्रांच है? मेनली दो ब्रांच है। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच को अपन बोलते हैं फिजिकल साइंस, देन सेकेंड वन इज लाइफ साइंस। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल साइंस इसको कहेंगे। तो फिजिकल साइंस साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंड वन लाइफ साइंस क्या होगा? तो साइंस का वह ब्रांच जिसके अंदर हम क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ओके, देन आफ्टर अपन देखते हैं कि लाइफ साइंस के बेसिकली ब्रांचेस के ऊपर देखते हैं ना। तो बेसिकली लाइफ साइंस के दो ब्रांचेस है। सबसे पहला दैट इज बॉटनी, देन सेकेंड वन इज जूलॉजी। बॉटनी बेसिकली क्या है? तो बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट? प्लांट किंगडम। क्या चीज़ है? बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम है। इनके फादर किन्हें कहा जाता है? थियोफारासिटस को कहा जाता है। थियोफारासिटस को बॉटनी का फादर कहा जाता है। ओके, देन आफ्टर जूलॉजी के ऊपर बात कर ले तो बेसिकली ये जो जूलॉजी है ये क्या है? स्टडी ऑफ व्हाट? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का जो भी स्टडी है इससे अपन क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है? एरिस्टोटल को। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिजिकल साइंस के ऊपर। तो बेसिकली फिजिकल साइंस के अंदर भी हम क्या चीज़ के ऊपर बात करते हैं? फिजिकल साइंस के अंदर आ जाता है फिजिक्स आपका, है ना, केमिस्ट्री आ जाता है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, है ना, कि आखिर बेसिकली ये केमिस्ट्री होता क्या है। तो केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ रिएक्शन, राइट, स्टडी ऑफ रिएक्शन, है ना। इसे अपन क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। स्टडी ऑफ रिएक्शन, केमिकल्स, दिस ऑल आर व्हाट? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फादर किन्हें कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। ओके, देन ऑन टू दी फिजिक्स। सबसे पहले बात करते हैं आखिर कि ये फिजिक्स होता क्या है ना। तो बेसिकली फिजिक्स क्या है? फिजिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ व्हाट? फिजिकल फेनोमेना। क्या है ये? फिजिकल फेनोमेना का स्टडी होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं फादर ऑफ फिजिक्स को, है ना। तो बहुत सारे है ना ऐसे बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिन्हें है ना इनमें कन्फ्यूज़न होते हैं ना कि भाई आइजैक न्यूटन है फादर ऑफ फिजिक्स, या अल्बर्ट आइंस्टीन है, या गैलीलियो। देखिए तीनों को ही बोला जाता है फादर ऑफ फिजिक्स, बट इन डिफरेंट ब्रांचेस, है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं आइजैक न्यूटन के ऊपर, है ना। तो आइजैक न्यूटन जो है इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स। क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ फिजिक्स। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन मैकेनिक्स, ठीक है, फिर ऑप्टिक्स और फिर लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को अपन क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। क्यों बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? बिकॉज इन्होंने बहुत सारे है ना मैथमेटिक्स और फिजिकल कंट्रीब्यूशन दिया था, है ना। इनका एक बहुत अच्छा आई मीन दैट अचीवमेंट है, दैट इज व्हाट? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जिसके अंदर इन्होंने बताया था व्हाट? E इज इक्वल टू mc², है ना, जहाँ पे E स्टैंड करता था एनर्जी के लिए, M स्टैंड करता था मास के लिए, C स्टैंड करता था व्हाट? फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना। इन्होंने बताया था क्या कि अगर किसी भी मास को विद द
विद द वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वैक्यूम के साथ रोटेट किया जाए वो एनर्जी में तब्दील हो जाता है ना। देन आफ्टर अपन बात करेंगे गैलीलियो के ऊपर, है ना। तो गैलीलियो बेसिकली, गैलीलियो को भी क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स। गैलीलियो गैलीली, राइट, इज नोन एज द फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल फिजिक्स, राइट। इनके भी बहुत सारे ग्रेट अचीवमेंट रहे हैं ना। सबसे पहले बात तो इन्होंने, है ना, उस वक्त बहुत आज से बहुत साल पहले, है ना, इन्होंने क्या चीज़ का आविष्कार किया था, टेलीस्कोप का। क्या चीज़ का, टेलीस्कोप, राइट। फिर इन्होंने टेलीस्कोप के थ्रू आउट, है ना, फेज ऑफ वेनस को देखा था, है ना, बहुत सारा। फिर जुपिटर के 4 मून्स को, है ना, जो बड़े बड़े 4 मून हैं जिनका नाम है लो, यूरोपा, गैनीमीडा, राइट, एंड कैलिस्टो, इन चारों मून को इन्होंने टेलीस्कोप के थ्रू पहली बार देखा था, है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स को, है ना। तो बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स, यहाँ पे अपन 9 ब्रांच ऑफ फिजिक्स करने वाले हैं ना। सबसे पहले बात करेंगे अपन क्या चीज़, मैकेनिक्स के ऊपर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर थर्मोडाइनेमिक्स, 4th वन ऑप्टिक्स, 5th वन रिलेटिविटी, 6th वन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, 7th वन पार्टिकल फिजिक्स, 8th वन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स एंड 9th वन एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट इज मैकेनिक्स। अब बात करते हैं मैकेनिक्स बेसिकली होता क्या है ना। तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जो क्या चीज़ के साथ डील करता है, मोशन के साथ। क्या चीज़ के साथ डील करेगा, मोशन के साथ, या फिर किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल बिहेवियर के साथ, किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल बिहेवियर के साथ, है ना। बेसिकली ये जो मैकेनिक्स है, ये 2 टाइप्स के मैकेनिक्स होते हैं ना। मैकेनिक्स के कितने प्राइमरीली 2 ब्रांचेस हैं ना। सबसे पहला है क्लासिकल मैकेनिक्स, देन सेकेंड वन इज क्वांटम मैकेनिक्स। फिर देखते हैं अपन अब तो क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर देखते हैं। तो ये 2 वर्ड से बेसिकली आप देख रहे होंगे कि 2 वर्ड से बना हुआ है, क्लासिकल, एक मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब तो एकदम साफ है, दैट इज व्हाट रिलेटेड टू मोशन, मोशन के रिलेटेड सब कुछ होगा, है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वैसा मैकेनिक्स, आई मीन दैट वैसा मैकेनिक्स का ब्रांच जिसके अंदर अपन माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस के ऊपर बात करेंगे, है ना। उसे अपन क्या कहेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स। मतलब अगर डेफिनेशन के तौर पे बोले तो द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस, है ना, इज नोन एज व्हाट, क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, अब कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स के कंसेप्ट को देख लेते हैं ना। सबसे पहला कंसेप्ट है ना हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। चलिए देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। लॉ ऑफ मोशन, बेसिकली न्यूटन्स ने कितने 3 लॉ दिए थे, है ना। 3 लॉ दिए थे। सबसे पहला लॉ में इन्होंने बोला था क्या कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, है ना। मतलब कि सब्सटेंस जो है अपना स्टेट को कंटिन्यू करना चाहेगा जब तक कि उस पर, है ना, कोई भी नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, है ना, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, है ना। जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए तब तक वो अपना जो स्टेट है वो कंटिन्यू करना चाहेगा। क्लियर है बातें। अब ये चीज़ को अपने इनर्शिया भी बोलते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया, है ना। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि ये इनर्शिया आखिर होता क्या है ना। इनर्शिया, तो बेसिकली इनर्शिया जो है गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, है ना। बेसिकली इनर्शिया में इन्होंने डिफाइन किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, सेम चीज़ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर वर्क ना करे, ठीक है। इनर्शिया के इन्होंने 3 टाइप्स बताए थे। इनर्शिया जो है बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं ना। पहला टाइप जो है इसको अपन बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड को अपन बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड को बोलते हैं अपन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसको कहते हैं। तो बेसिकली इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या बोलता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही कंटिन्यू करना चाहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड ना हो, है ना। सेकेंड वन इनर्शिया, ये तो आप देखे होंगे कि कोई भी सब्सटेंस को आप छोड़ देते हो तो वैसे ही रहता है ना, कोई हिलता है क्या, नहीं हिलता है ना। चलिए नेक्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन जो होता है बेसिकली क्या होता है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही कंटिन्यू करना चाहेगा जब तक कि कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं क्या कि अगर सपोज दैट है ना कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, मूव करते करते एक समय के बाद रुक जाता है ना, तो आपको पता होना चाहिए जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना। फॉर दैट रीज़न वो स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा है ना, फॉर दैट रीज़न इट जस्ट गेट स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड ना हो, ओके। चलिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ मोशन को, है ना। सेकेंड, फर्स्ट लॉ हमने कर लिया, सेकेंड लॉ ऑफ देखते हैं ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है, एफ इज इक्वल टू एम ए जो फॉर्मूला है हमारा वो मिलता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये वाला फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से, फोर्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है क्या कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा क्या चीज़ के, चेंज ऑफ मोमेंटम के, है ना। और फोर्स जो होगा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा क्या चीज़ का, टाइम का, है ना। तो यहाँ से अपन ये लिखते हैं ना दैट कि फोर्स जो होगा ये चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, क्लियर है बातें। अब देखिए आपको पता होगा कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। चलिए तो इसको अपन लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी बाई माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, क्लियर है बातें। अब देखिए इन दोनों में एम है तो एम को अपन कॉमन ले लेंगे, है ना। तो एफ जो होगा एम को अपन कॉमन ले लिए तो वी माइनस यू अपन टी, ठीक है। अब देखिए v माइनस यू बाई टी ये क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो f इज इक्वल टू क्या, सॉरी f जो होगा वो क्या हो जाएगा m इंटू ए। अब ये प्रोपोर्शनल के साइन को अपन अपने को क्या करना है, इक्वल में चेंज करना है। तो अपन को क्या करना होगा, बेसिकली किसी कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो अपन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज के एम ए, है ना, क्योंकि यहाँ पे k का वैल्यू 1 है ना। तो f जो होगा ये क्या हो जाएगा m इंटू ए है, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये बेसिकली क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है और यहीं से ड्राइव होता है क्या चीज़, फोर्स का फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्लियर है बात है, कोई दिक्कत समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन है ना मोशन की, क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, है ना। तो इसके अंदर क्या बोला गया है कि एवरी एक्शन हैज, कोई भी एक्शन होगा तो उसके इक्वल में क्या होगा, रिएक्शन होगा, है ना। जो भी जैसे कि अगर हम इस तरफ से 3 न्यूटन का अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमें है ना उस तरफ से जो रिएक्शन मिलेगा वो भी 3 न्यूटन का ही मिलेगा, क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, सो कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। तो उसके बाद अपन बात करते हैं क्या चीज़ के ऊपर, काइनेमेटिक्स। तो ये बेसिकली क्या चीज़, मोशन के अंदर क्या चीज़ के साथ डील करेगा, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम पीरियड एंड एक्सेट्रा। उसके बाद डायनेमिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो डायनेमिक्स बेसिकली क्या चीज़ के ऊपर बात करेगा, फोर्स, मोशन, राइट, मास, मोमेंटम, एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रेविटेशन के अंदर। तो बेसिकली ग्रेविटेशन जो है एक टाइप का वर्ड, ये ग्रेविटेशन क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स का वो पार्ट है जिसके अंदर हम क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स को समझते हैं हम। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेसिकली ये कैसा फोर्स होता है, तो वैसा फोर्स होता है जो किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के द्वारा लगता है। ये बेसिकली किस कारण से लगेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के कारण से।
जितना ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाइड होगा, जितना कम उसके अंदर मास रहेगा उतना ही कम फोर्स अप्लाइड होता है। इसको अपन अगर हम देख ले तो ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर होता क्या है, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है क्या चीज़ का, मास के प्रोडक्ट का। ठीक है, जैसे m1 m2 दो मास है, सपोज दैट दो मास है, एक मास एक है ये m1 हो गया और एक ये m2 है। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर की। जैसे इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हमने r मान लिया है तो ये बेसिकली r के स्क्वायर के क्या होगा, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। यही से हमें मिल जाता है क्या चीज़, ये जो होता है m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब इसको हम जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे ये प्रोपोर्शन का साइन है, इसको इक्वल टू में चेंज करेंगे तो हमको किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है व्हाट, दैट g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ये g जो होता है कैपिटल G है, राइट। कैपिटल G और स्मॉल g बोथ आर डिफरेंट, राइट। ये जो दोनों होता है ये दोनों डिफरेंट होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन देम। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स को अगर हम देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है, आप जान रहे हैं दो वर्ड हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए अभी तक, दैट मैकेनिक्स क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर हम मोशन के से रिलेटेड बात करेंगे, है ना। और क्वांटम स्टैंड्स फॉर माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस, स्टैंड्स फॉर माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस, है ना। तो वैसा मोशन वैसा ब्रांच जिसके अंदर हम किसके मोशन के बारे में बात करेंगे, माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस के मोशन के बारे में बात करेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वांटम मैकेनिक्स के अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है, दैट इज़ वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, जैसे कि अगर सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है तो या तो वो है ना एक समय पे अगर वो वेव में है, सॉरी अगर एक समय में कोई भी ऑब्जेक्ट वो वेव नेचर में है, ठीक है, तो अगले ही समय वो क्या आ जाएगा, पार्टिकल नेचर में आ जाएगा, है ना। इन सम केसेस होता क्या है कि जो जैसे कि अपनी लाइट के ही केस में देखते हैं हम लोग, है ना, कि कभी कभी वो क्या चीज़ की तरह बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है लाइट, और कभी कभी क्या चीज़ की तरह बिहेव करता है, पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। तो ये जो बेसिकली है, ये जो प्रिंसिपल है, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड व्हाट, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है किनके द्वारा दिया गया था, ये बेसिकली हिजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था, हिजेनबर्ग के थ्रू। अब ये हिजेनबर्ग है कौन, है ना, बेसिकली ये कहाँ के, आई मीन दैट साइंटिस्ट है। आगे बात करते हैं हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर, है ना। तो बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किनके द्वारा दिया गया था, वर्नर हेजेनबर्ग के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया था, वर्नर हेजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। इस प्रिंसिपल के अंदर बेसिकली क्या बोला जाता है, इस प्रिंसिपल के अंदर बेसिकली बोला क्या जाता है कि पोजीशन और मोमेंटम, ठीक है, और मोमेंटम हमने अभी बताया क्या, अभी वेव पार्टिकल ड्यूलिटी में मैंने बताया क्या कि होता क्या है वेव पार्टिकल ड्यूलिटी में, कि एक समय पे एक ऑब्जेक्ट जो है वेव में होता है, ठीक है, और अगले ही समय वो पार्टिकल की तरह क्या करने लग जाता है, बिहेव करने लग जाता है। तो इसमें क्या बताया जाता है कि एक ही समय पे आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन और साथ साथ उसका मोमेंटम फाइंड करना चाहेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। ये किस में बताया गया है, बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर, है ना। बेसिकली इसका एक फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज, है ना, दैट इज़ व्हाट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पोजीशन जो होता है वो, है ना, और ये P स्टैंड्स फॉर व्हाट, अनसर्टेनिटी मोमेंटम। ये जो होता है हमेशा क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, प्लैंक्स क्वांटम बाई 4 पाई के, ठीक है। ये बहुत ही आई मीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है for the competitive purpose, right? Coming to the next point, that is principle of superposition and entanglement.
सबसे पहले अपन सुपरपोजिशन के ऊपर बात कर लेते हैं। सुपरपोजिशन में क्या बोला जाता है? सुपरपोजिशन में बोला क्या जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक से ज़्यादा स्टेट में मोर देन वन स्टेट में कोई भी ऑब्जेक्ट रह सकता है, ठीक है। और इंटेंगलमेंट बेसिकली क्या बोलता है? ये बेसिकली वैसा प्रॉपर्टी होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल जो कि ऑलरेडी सुपरपोजिशन में है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज, आते हैं फिजिक्स के नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसके अंदर बेसिकली अपन चार्ज पार्टिकल के ऊपर बात करते हैं। क्लियर है बातें? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है बेसिकली किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया है? ये मैक्सवेल इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अलग अलग कंसेप्ट को जानते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो हमारे सामने है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये थोड़ा पहले मैं बता दूं। दो चार्ज पार्टिकल है ना, दो चार्ज पार्टिकल, वो भी डिफरेंट चार्ज के साथ है ना, जैसे एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लाइन बनेगा, ठीक है, दैट फोर्स लाइन इज कॉल्ड व्हाट? द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लाइन है दैट कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। क्लियर है बातें? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स बाई चार्ज। क्लियर है बातें? नेक्स्ट आते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बेसिकली ये ऐसा फोर्स लाइन है जो बेसिकली कैसे बनता है, कैसे जनरेट होता है? बाय मूविंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसे दो इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव कर रहे हैं तो उनके द्वारा जो फोर्स फील्ड लाइन क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बी इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इक्वल टू, दैट इज परमिएबिलिटी, राइट, बाई 2 पाई आर। यहाँ आर क्या चीज़ होगा? बेसिकली आर जो होगा डिस्टेंस होगा, राइट, डिस्टेंस, ठीक है। ये होगा परमिएबिलिटी, दैट इज व्हाट? परमिएबिलिटी, ओके। आपको ये पता ही है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ओके। एंड आई स्टैंड्स फॉर व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक। क्लियर है बात है? तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है? मैग्नेटिक फील्ड का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, दैट इज, सॉरी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बेसिकली अब क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो ये बेसिकली क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ, बेसिकली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत? ये बेसिकली क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन क्या कहते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एक ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है एक सिंगल वायर के थ्रू आउट जा रहा होता है और मैग्नेटिक फील्ड लगातार उसका चेंज आउट होते रहता है। जैसे कि आप लोगों ने जनरेटर का एग्जांपल देखा होगा ना, फैन, कोयल देखे होंगे ना। कोयल में क्या होता है? सेम ऐसे ही वायर जो है लगा हुआ रहता है, एक सिंगल वायर लगा हुआ है जिसके थ्रू आउट इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और उसका मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट टू पॉइंट चेंज होते रहता है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन के ऊपर। तो देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन को, है ना, नेक्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को। तो मैक्सवेल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है? तो ये बेसिकली सेट ऑफ 4 डिफरेंट इक्वेशन है। क्लियर है बातें? जो क्या डिस्क्राइब करता है? बेसिकली बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं ये चारों इक्वेशन आखिर दिखते क्या है। सबसे पहला जो इक्वेशन है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? गॉस लॉ के नाम से, है ना।
गॉस लॉ के नाम से जानते हैं। दैट इज, इसको अपन कुछ ऐसे लिख रहे हैं, राइट बाय। अब देखिए बेसिकली इस लॉ के थ्रू आउट क्या बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये चार्ज डेंसिटी और परमिटिविटी का, अगर चार्ज डेंसिटी को आप परमिटिविटी से डिवाइड करोगे तो आपको कैसे मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्लियर है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कुछ ऐसे दिया जाता है, राइट। इसके अंदर बोला क्या जाता है कि अगर कोई भी इनक्लोज सर्किट, कोई भी इनक्लोज्ड फिगर के अंदर है ना, कोई भी इनक्लोज्ड फिगर के सरफेस पे अगर नेट चार्ज पूछा जाएगा तो वो किसके बराबर होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत। अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, दैट इज, ये फर्स्ट है, दैट इज फर्स्ट मैक्सवेल, ये सेकेंड वन हो गया, राइट। थर्ड वन की तरफ देखते हैं। थर्ड वन को अपन कुछ ऐसे देते हैं, राइट। देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, दैट इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू dB by dt, माइनस ऑफ dV बाई, सॉरी माइनस ऑफ dV बाई dt। क्लियर है। फोर्थ, इसको अपन क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, फराडेज लॉ के नाम से भी जानते हैं, फराडेज लॉ। क्लियर है बातें। फोर्थ वन देख लेते हैं अपन, फोर्थ लॉ, राइट, दैट इज फोर्थ लॉ इज इक्वल टू J प्लस dd बाई dt। क्लियर है बातें। क्लियर है बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या बोलता है, कूलम्स लॉ में ये पता चलता है जो फोर्स होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है व्हाट, स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर है बातें। इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे अगर सपोज दैट ये Q1 चार्ज का एक ऑब्जेक्ट है, Q2 चार्ज का ऑब्जेक्ट है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो ये जो फोर्स F इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, इसमें क्या होगा, फोर्स F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा Q1 इंटू Q2 के। क्लियर है बातें। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा 1/r²। क्लियर है बातें, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा r² के। क्लियर है। अब हमको पता है जैसे कि दैट जब भी हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शन या डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को चेंज करते हैं इक्वल टू में, तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कांस्टेंट यूज़ करेंगे, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलम कांस्टेंट इंटू Q1 Q2 बाई r²। बेसिकली जो K है क्या है, कूलम कांस्टेंट, ठीक है। K का वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू लगभग 8.988 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लॉरेंज फोर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लॉरेंज फोर्स के ऊपर। लॉरेंज फोर्स बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल, है ना, वो भी मूविंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा। ठीक है, चलिए इसके फॉर्मूले को देखते हैं थोड़ी से। तो ये बोलता है दैट कि फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा क्या चीज़ के, Q इंटू एक्सटर्नल चार्ज प्लस V इंटू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। ये फोर्स F स्टैंड्स फॉर व्हाट, फोर्स Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, E स्टैंड फॉर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। V stands for what, velocity, V stands for what, magnetic field, stands for magnetic field. Moving on to the next,
देन फिजिक्स के नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर, दैट इज थर्मोडाइनमिक्स। अब थर्मोडाइनमिक्स बेसिकली क्या है, तो फिजिक्स का वह ब्रांच है जो क्या चीज़ के साथ डील करता है, एनर्जी हीट के साथ, विथ देयर रिलेशनशिप विथ वर्क टेम्परेचर। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत नहीं। थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जो हीट या फिर एनर्जी का स्टडी करवाता है, किसके रिलेशनशिप में, वर्क और टेम्परेचर के रिलेशनशिप में। क्लियर है बातें। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं कंसेप्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सबसे पहला और फेमस कंसेप्ट दैट इज लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, है ना। लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर बातें करते हैं। बेसिकली लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, 4 थर्मोडाइनमिक्स के लॉ दिए गए हैं। क्लियर है बातें। सबसे पहला जीरोथ लॉ, सेकेंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सबसे पहला जो अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बेसिकली क्या कहता है, देखते हैं। फर्स्ट, जैसे सपोज दैट एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक सी ऑब्जेक्ट है, सॉरी। एक ऑब्जेक्ट सी है। क्लियर है बात है। एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है और एक ऑब्जेक्ट सी है। अगर सपोज दैट ये दोनों ऑब्जेक्ट इनके इक्विलिब्रियम में है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ, ये इसके इक्विलिब्रियम में है और ये इसके इक्विलिब्रियम में है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि ए जो है बी के रिस्पेक्ट में भी इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है बातें। दैट इज जीरोथ लॉ, ठीक है, जीरोथ लॉ। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फर्स्ट लॉ, है ना। देखते हैं दैट इज नेक्स्ट वन इज फर्स्ट लॉ। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत। बेसिकली फर्स्ट लॉ किसके ऊपर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। क्या चीज के ऊपर बात करता है, फर्स्ट लॉ क्या चीज के ऊपर बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है बातें। फर्स्ट लॉ क्या चीज के ऊपर बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। आपको पता ही होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है क्या कि टोटल इंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड, टोटल इंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, isolated system always increase। क्लियर है बातें। नेक्स्ट अपन थर्ड लॉ के ऊपर बात करते हैं। क्लियर है बातें। नेक्स्ट लास्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बेसिकली क्या बोलता है, थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ बताता है क्या कि वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, वैल्यू ऑफ एंट्रोपी किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन के लिए, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत। और साथ ही साथ अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी होगा। क्लियर है बातें, क्लियर है बातें, कोई दिक्कत। तीनों लॉ थर्मोडाइनमिक्स का। चलिए एक और अलग वे में समझते हैं लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, है ना। एक बार समराइज करते हैं तीनों लॉ को, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सॉरी सबसे पहले जीरोथ लॉ है। चलिए समराइज करते हैं, हमने थर्मोडाइनमिक्स के चलिए समराइज करते हैं थर्मोडाइनमिक्स के ये चारों लॉ को। क्लियर है बातें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जीरोथ लॉ,
जीरोथ लॉ, ठीक है, जीरोथ लॉ को देखते हैं। तो ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम इज ट्रांजिटिव, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, क्या बोलेगा, एनर्जी इज कंजर्व्ड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लॉ, ठीक है। ये क्या बोलेगा, एनर्जी कैन फ्लो इक्विलिब्रेट, ठीक है। ये क्या बोलेगा, एनर्जी कैन फ्लो इक्विलिब्रेट, क्लियर है बातें। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, थर्ड लॉ, ठीक है, दैट टिल व्हाट, ये क्या बोलेगा, ड्राइविंग फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम unically डिफाइंड, क्लियर है बात है, कोई दिक्कत, तीनों लॉ, सॉरी ऑल फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्लियर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट, हीट। कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, हीट एंड वर्क। बेसिकली हीट एंड वर्क टू प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, क्लियर है बातें। हीट बेसिकली ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी रिफर्स टू व्हाट, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, क्लियर है बातें। क्यों ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, बिकॉज ऑफ व्हाट, टेम्परेचर डिफरेंस। जैसा कि आप लोग को पता होगा होता क्या है ना, बेसिकली जैसे कि अगर सपोज है दो प्लेस है ना, एक प्लेस 1 है या फिर एक जगह 1 है, एक P2 है, क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। अगर इसका टेम्परेचर जो है डाउन होगा और इसका टेम्परेचर अप होगा तो होता क्या है ना कि टेम्परेचर जो है डाउनफॉल की तरफ मूव ऑन करने लगता है, क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज द वर्क ऑफ हीट, क्लियर है बात है। हीट का क्या होता है, बेसिकली हीट ट्रांसफर फ्रॉम दी, है ना, हायर टू लोअर मीडियम, क्लियर है बात है। जैसे कि जिधर हायर कंसंट्रेशन हीट का होगा उस तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होता है, क्लियर है बात है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन इज थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, क्लियर है बात है। थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस के ऊपर हम देख लेते हैं। थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस बेसिकली डिस्क्राइब करता है व्हाट, चेंज दैट ऑकर बाय द सिस्टम, क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। इसके अंदर अपने को आइसोथर्मल पढ़ना पड़ जाता है, हाइड्रोलिक पढ़ना आता है, क्लियर है बात है। आइसोबैरिक पढ़ना आता है। आइसोबैरिक स्टैंड्स फॉर व्हाट, कांस्टेंट प्रेशर। एडेप्टिक स्टैंड्स फॉर नो हीट ट्रांसफर, क्लियर है बात है। आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर है बात है। आइसोकोरिक, दैट आइसोकोरिक स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। कमिंग टू द नेक्स्ट concept of thermodynamics, next concept of thermodynamics, next one is thermodynamics variable, clear है बात है, कोई दिक्कत नहीं। thermodynamics variable basically क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है, स्टेट और प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम का, क्लियर है बात है। thermodynamic variable क्या डिस्क्राइब करता है, स्टेट और प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम का, क्लियर है बात है। इसके अंदर कौन कौन वेरिएबल्स आ जाते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी एंड हीट कैपेसिटी, क्लियर है बात है। नेक्स्ट वन इज कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल। मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज कार्नोट साइकिल, क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। कार्नोट साइकिल इज एन आइडियलाइज्ड थर्मोडाइनमिक साइकिल, क्लियर है बात है। ये बेसिकली आइडियलाइज्ड थर्मोडाइनमिक साइकिल है जिसके अंदर 4 रिवर्सिबल प्रोसेसेस आते हैं, क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। अब सबसे बड़ी बात कि कार्नोट साइकिल आखिर बेसिकली आया कहाँ से, है ना। तो बेसिकली कार्नोट साइकिल जो है ये किनके द्वारा लिखा गया था, एक फ्रेंच फिजिक्स थे, है ना, जिनका नाम क्या था, साडी कार्नोट। क्या था नाम, साडी कार्नोट, क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। इनके द्वारा ही कार्नोट साइकिल को कब लिखा गया था, दैट इज इन
80 प्रोसेस जो है वो क्या है, आइसोथर्मल है। क्या है, आइसोथर्मल। क्लियर है बातें, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। second process is what, आइसेंट्रोपी। क्लियर है बातें। थर्ड वन इज आइसोथर्मल compression। clear, and last one is, that is fourth one, isentropic compression। क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। दीज आर दी डिफरेंट 4 रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ व्हाट, कार्नोट साइकिल। क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। मूविंग टू द नेक्स्ट concept of thermodynamics, that is entropy। entropy basically measures what, system disorder। clear है बातें, related with what, macroscopic configuration with what, macroscopic state। clear है बातें। आपको ये भी पता होगा entropy is equal to what, Boltzmann constant into ln into number of microscopic configuration। clear है। it is one of the important formula। S stands for what, entropy stands for what, Boltzmann constant, okay, stands for natural logarithm and stands for number of microscopic configuration। okay, that is entropy is equal to Boltzmann constant into natural logarithm into number of microscopic configuration। okay, moving to the next branch of physics, that is optics। okay, optics refers to what, the study of what, light। clear है बातें, study of light। optics is the branch of physics that deals with the behavior and property of what, light। clear है बातें। ऑप्टिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसके अंदर हम क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं, लाइट के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, लाइट प्रोपोगेशन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। ओके, आप लोग को पता होगा दैट लाइट जो होता है वो क्या होता है, ड्यूल नेचर का होता है ना, ड्यूल नेचर का। ड्यूल नेचर बोलने का मतलब क्या होता है कि कभी तो वो वेव की तरह रिएक्ट करता है और कभी क्या करता है, पार्टिकल की तरह रिएक्ट करता है। क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। तो कहता है क्या है कि ऑप्टिक्स के अंदर जो भी लाइट्स होते हैं वो ईएम वेव की कंस्टेंट में रहते हैं। ईएम वेव कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये दोनों क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। वो भी किस स्पेस में, प्रोपगेटिंग स्पेस में। क्लियर है बात है, कोई दिक्कत। ईएम वेव, लाइट एज ईएम वेव। क्लियर है बात है, चलिए ओके, कम मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द वेव नेचर ऑफ अ लाइट इज डिस्क्राइब्ड बाय वेवलेंथ। क्लियर है बात है, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। जो भी डिफरेंट टाइप के लाइट्स होंगे उन सबको अपन क्या चीज़ के हेल्प से डिफाइन करेंगे, उसके वेवलेंथ के, राइट, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसके ऊपर अपन डिफाइन करते हैं कि वो लाइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो किस टाइप का लाइट होगा। क्लियर है बातें। मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट एंड द फेमस वन कंसेप्ट, दैट इज व्हाट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यू ऑल अवेयर अबाउट दिस कंसेप्ट। क्लियर है बातें। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे एक सरफेस है, इसके ऊपर से एक लाइट आया और बाउंस बैक कर गया, है ना, आया, इसको स्ट्राइक किया और बाउंस बैक कर गया। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लेक्शन। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज दैट दो मीडियम, ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकेंड है। अगर ये लाइट आया यहाँ पे सपोज दैट, क्लियर है बातें, तो ये बेंड आउट करके इस तरफ चला आएगा। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत? तो ये बेंडिंग डाउन ऑफ लाइट, बेंडिंग डाउन ऑफ लाइट while crossing from one medium to another, this phenomena is called what? Reflection. क्लियर है बातें, कोई दिक्कत? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं। मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिक्स, दैट इज डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। डाइफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को देखते हैं, ठीक है। डाइफ्रैक्शन बेसिकली रेफर्स टू व्हाट? बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव। क्लियर है बातें? बेसिकली डाइफ्रैक्शन क्या बोलता है? बेंड और स्प्रेड, जैसे कि आपने प्रिज्म में देखा होगा ना, ऐसे होता है प्रिज्म में। बेसिकली क्या होता है? ऐसे लाइट आता है, क्लियर है बातें, पहले तो ये बेंड कर जाता है और फिर क्या कर जाता है? स्प्रेड आउट कर जाता है। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत? तो इस फेनोमेना को अपन क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत? उसके बाद अपन पढ़ते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस बेसिकली अकर्स व्हेन टू और मोर लाइट वेव सुपरपोज लीडिंग कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली इन इंटरफेरेंस पैटर्न। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत? बेसिकली क्या होता है? दो और मोर देन टू लाइट्स, क्लियर है, टू और मोर देन टू वेव्स जब एक दूसरे को सुपरपोज करते हैं, उसमें से वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं या वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन किस पैटर्न में? इंटरफेरेंस के पैटर्न में हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट? द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बोथ फेनोमेना इज मैग्निफिकेशन ऑफ वेव। क्लियर है बातें? ये बोथ जो भी ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है, दोनों क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ वेव, नेचर ऑफ लाइट। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत? मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिक्स। द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिक्स, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए ऑप्टिक्स के अंदर हम बहुत टाइप के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी बात करते हैं, लाइक लेंसेज, मिरर्स, प्रिज्म, राइट, ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत? इन सबको एक बार देख लेते हैं, है ना। बेसिकली लेंसेज का क्या वर्क होता है? ये रिफ्रैक्शन करवाता है। क्लियर है बातें? मिरर क्या करवाता है? रिफ्लेक्शन करवाता है। प्रिज्म डाइफ्रैक्शन। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत? नेक्स्ट वन, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट, एंड इट इज बेसिकली मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज पोलराइजेशन। बेसिकली पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन देखते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था कि होता क्या है कि जो लाइट वेव होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। बट पोलराइजेशन होने के बाद क्या होता है? ये दोनों क्या होते हैं? पैरेलली मूव करने लग जाते हैं। क्लियर है बातें? पोलराइजेशन इज व्हाट? व्हेन, जैसे अगर सपोज दैट अनपोलराइज्ड लाइट है तो वो बेसिकली परपेंडिकुलरली आएंगे, है ना, और जैसे ही पोलराइज्ड होंगे वो पैरेलली मूव करने लग जाएंगे। पोलराइजेशन समझ में आ गया? देखते हैं बेसिकली ये जो पोलराइजेशन है ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के पोलराइजेशन होते हैं? टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। फर्स्ट होता है लीनियर पोलराइजेशन। सेकेंड वन इज सर्कुलर पोलराइजेशन। थर्ड वन इज इलिप्टिकल। तीन टाइप के पोलराइजेशन होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला लीनियर, दूसरा सर्कुलर और तीसरा इलिप्टिकल। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ, आखिर पोलराइजेशन होगा कैसे, है ना। मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन कैसे कैसे हो सकता है ना। तो सबसे पहले वो पोलराइजेशन कैसे हो सकता है? ट्रांसमिशन के थ्रू। क्या चीज़ के थ्रू? ट्रांसमिशन के थ्रू। सेकेंड वन कैसे हो सकता है? रिफ्लेक्शन के थ्रू। थर्ड वन कैसे हो सकता है? स्कैटरिंग के थ्रू। स्कैटरिंग होगा तो भी पोलराइजेशन हो सकता है ना। एंड फोर्थ वन इज थ्रू व्हाट? रिफ्रैक्शन। क्लियर? ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट वन। समझ में आया? बेसिकली पोलराइजेशन 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, सर्कुलर एंड इलिप्टिकल। उसके बाद अब फिर पोलराइजेशन होते कैसे हैं, है ना। तो पोलराइजेशन कब कब हो सकता है? ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के थ्रू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, ऑप्टिकल फेनोमेना।
देखिए ऑप्टिक्स के अंदर हम बहुत सारे ऑप्टिकल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, राइट, लाइक डिस्पर्शन, स्कैटरिंग। डिस्पर्शन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू ऑप्टिकल फेनोमेना के बारे में बात करते हैं। ऑप्टिक्स के अंदर हम बहुत सारे ऑप्टिकल फेनोमेना के ऊपर बात करते हैं, लाइक डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है? बेसिकली सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। जैसे होता क्या है ना, जो भी लाइट होते हैं जो हम लोग देखते हैं वो सब बेसिकली क्या होते हैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट होते हैं। क्लियर है बात है? कोई दिक्कत? ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट जो होते हैं ये बहुत सारे मोनोक्रोमेटिक लाइट से बने हुए होते हैं। क्या चीज़ से बने हुए होते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट से बने होते हैं। तो होता क्या है ना कि डिस्पर्सन के प्रोसेस के थ्रू आउट ये जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर बिखर जाता है। क्लियर है बात है? नेक्स्ट वन इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है? बेसिकली रीडायरेक्शन ऑफ लाइट पार्टिकल। क्लियर है बात है? कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। तो ऑप्टिक्स के अंदर ना इमेज फॉर्मेशन के ऊपर भी बात किया जाता है। क्लियर है बात है? इमेज फॉर्मेशन किस किस चीज़ के थ्रू आउट, जैसे कि लेंस के थ्रू आउट इमेज कैसे फॉर्म होगा, मिरर के थ्रू आउट कैसे होगा, या फिर एनी अदर ऑप्टिकल सिस्टम के थ्रू आउट कैसे होगा। क्लियर है बातें? इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं फोकल लेंथ, मैग्नीफिकेशन वगैरह के बारे में। क्लियर है? चलिए जैसे कि आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ता है ना लेंस फार्मूला, ठीक है, मिरर फार्मूला। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत? चलिए है ना, और मिरर फार्मूला आपको पता होगा। मिरर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत? ये होता है क्या चीज़? मिरर फार्मूला। लेंस फार्मूला आपको पता होगा। लेंस फार्मूला क्या होता है? लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन वेव। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर, दैट इज वेव पार्टिकल्स ड्यूलिटी। ठीक है, वेव पार्टिकल्स ड्यूलिटी बेसिकली है ना, आपको पता होगा कि लाइट जो होता है ड्यूअल नेचर का होता है। क्लियर है बात है? कोई दिक्कत? कभी कभी लाइट जो होता है क्या चीज़ की तरह बिहेव करता है? वेव की तरह। और कभी कभी क्या चीज़ की तरह? दैट इज़ पार्टिकल की तरह। वो जिस पार्टिकल से बने हुए थे, लाइट जो होते हैं बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल से बने हुए थे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फोटॉन्स। क्लियर है बात है? कोई दिक्कत? और इसी के कारण आपको कौन सा फेनोमेना देखने को मिलता है? दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है बात है? कोई दिक्कत? चलिए, नथिंग कैन डिम द लाइट विच साइंस फ्रॉम विद इन। देखिए बाबू, होता क्या है ना कि कभी भी है ना हमेशा लाइट बन के रही है ना, क्योंकि लाइट को कभी भी कोई भी चीज़ क्या अंधेरा नहीं कर सकता है ना। जब तक आप लाइट बन कर रहोगे आपके है ना, आपको कोई भी अंधेरा कर नहीं सकता है ना। फॉर दैट रीज़न बी ऑलवेज बी लाइट, है ना, एंड साइन विद इन। अंदर से एकदम पूरा वो लाइट करते रहिए, है ना। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वी विल गेट थ्रू दैट। आपको डिस्क्रिप्शन में प्रथम परीक्षा का ग्रुप लिंक मिल रहा होगा, जिसके थ्रू आउट आप जाकर अपना क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। टिल दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड बी अ गुड ह्यूमन बींग्स। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।